हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसे कि आपको पता है कि सीडीपी की प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं फास्ट रिवीजन के तौर पे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका नज़दीक है। और कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें ये सीडीपी जो है वो कंपलसरी होता है। और इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ाई गई है, चैनल पे अवेलेबल है शिक्षण बाल विकास एवं मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट पे। और ये हम फटाफट से एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट के। देखेंगे पूरे 30 प्रश्न बाल विकास एवं मनोविज्ञान के। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, मतलब ये जो कथन है वो किसका है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं उत्तर जो यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये हैडफील्ड द्वारा कहा गया कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना कहलाता है। यह है, मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलू हैं सिवाय किसके, यानी इनमें से जो मानसिक स्वास्थ्य का पहलू नहीं है वह बताना है आपको। संरक्षात्मक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, उपचारात्मक पहलू या फिर निरोधात्मक पहलू। तो सांस्कृतिक पहलू जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ये उसके पहलू के अंतर्गत नहीं आएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक असंतुलन को रोकने से है, ऐसा किसने कहा है? हैडफील्ड ने, लैडल ने, ड्रेवर ने या स्किनर ने? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, हैडफील्ड ने कहा है। विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर परिवार से, समाज से, राज्य से या इनमें से कोई नहीं? जब बच्चे स्कूल नहीं जाते रहते हैं उसके भी पहले, यानी अब उतने छोटे होते कि स्कूल भी नहीं गए रहते हैं, उस वक्त बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सही उत्तर होता है, बिल्कुल काफ़ी आसान है, जाहिर सी बात है घर परिवार से मिलती है, क्योंकि तब बालक का जो है बालक जो है घर परिवार के संपर्क में रहता है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर, प्रधानाध्यापक के स्वास्थ्य पर या विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर? शिक्षा की जो प्रोसेस होती है पूरी एजुकेशन की, उसकी सफलता। तो चलिए देख लेंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो गया सभी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्न कार्य नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या कार्य नहीं है वो बताइएगा। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना या मानसिक रोगों का उपचार करना। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है, संक्रामक रोग। जाहिर सी बात है मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य वाले जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब सही रहेंगे। तो आपका यहाँ पे पूछा है कि जो काम नहीं है, तो संक्रामक रोगों की रोकथाम करना ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम नहीं है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व किसका है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या इन सभी का? मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे घरों में कहीं पे कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती, कोई जागरूकता उसके लिए फैलाई नहीं जाती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, चाहे वो फिर सामाजिकरण हो, ठीक है, संवेगात्मक संतुलन हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो, सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का सही उत्तर हुआ। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है क्या? इनमें से मानसिक अस्वस्थता का कारण क्या नहीं है? चिंता, निद्रा, तनाव, भग्नाशा। तो यहाँ पे निद्रा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है कि अगर कोई पूरी नींद लेता है तो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अनिद्रा यहाँ लिखा होता तो वो एक रीज़न हो सकता था। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है किस पर? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं।
तो हमें पता ही है प्रकृति पोषण विवाद के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है या पाठचर्या को संप्रेषित करता है। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है वह एक उत्तम शिक्षक कहलाएगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए कैसे? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है क्या? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य, सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है क्या? कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। सही उत्तर होता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ज़्यादातर महिलाएं क्यों जो है टीचर का काम करती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर भी कार्य करने को तैयार रहती हैं, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। पॉजिटिव वाला आंसर आपको यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। खासकर छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादातर महिलाओं को ही प्रिफर किया जाता है। ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं इसलिए। एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह किस चीज़ से पीड़ित है? अच्छी खुराक की कमी से, विश्वास की कमी से, संभावना की कमी से या प्रशंसा की कमी से। देखिए यहाँ बच्चे के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वास की कमी से, यानी आत्मविश्वास की इसके अंदर कमी है। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, छात्रों को शिक्षा के अतिरिक्त और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या बोला है? एक शिक्षक को इनमें से कौन से कथन पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए? तो मतलब आपको पॉजिटिव वाला लेना है, जो भी निगेटिव ऑप्शन है उसको हटा दीजिए। तो सब में देखिए नहीं नहीं लगा है कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सब निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कुशलता। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? काफ़ी आसान है ये, हम लोग जो जीवन कौशल वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, थ्योरी भी पढ़े हैं इसकी, प्रश्न भी देखा है हमने इसका। तो चलिए देखेंगे, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, अच्छा संप्रेषण कौशल होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतृत्व का गुण। सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? वैसे तो सारे ही गुण होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाता है कि एटलीस्ट जो पढ़ाना है उसका पूर्ण ज्ञान होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, फिर उसे पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या वैयक्तिक शिक्षण।
सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, टोली शिक्षण कहलाएगा। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है कौन सी है? आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित। सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में जो नहीं है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी होता है शिक्षक केंद्रित। आपको पता है कि आजकल सिर्फ कौन सी मतलब बाल केंद्रित एजुकेशन जो है शिक्षा को ही महत्व दिया जा रहा है, जिसमें टीचर एक सहयोगी के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि क्यों कठिन है? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्परता के सभी तत्व एक साथ क्योंकि परिपक्व नहीं होते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन काम है। बुद्धि समावेश करती है किसका? अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, अभिसारी चिंतन का। वैसे ये सभी प्रकार के चिंतन जाहिर सी बात है बुद्धि ही करती है यहाँ पे। फिलहाल देखेंगे अगला प्रश्न। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? क्रो व क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, कोहलर का? उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रसिद्ध है ये कथन काफ़ी। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। अगला प्रश्न। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से? उत्तर देखते हैं यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संपर्क से। जब हम किसी के संपर्क में आएंगे तभी तो सामाजिकता होगी, बढ़ेगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के उन्होंने स्तर बताए हैं या अवस्थाएं बताई हैं, वो सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। अभिवृत्ति से व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावित होता है क्या? मनोदशा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यवहार? जो आपका एक अभी प्रश्न था बुद्धि वाला, उसमें अपसारी चिंतन, अभिसारी, एक्चुअली ये सारे ही चिंतन जो है बुद्धि में ही समावेशित होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था उपरोक्त सभी, पर था नहीं। ठीक है, तो फिलहाल उसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सभी होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया अभी इसी क्लास में। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार। अगला प्रश्न इसी के साथ। अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता है मुक्त प्रक्रिया द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, मुक्त राय द्वारा, आत्मकथ्य द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी से? सही उत्तर होता है सभी से, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बालक प्रत्येक तथ्य को परीक्षण एवं प्रयोग के बाद ही स्वीकार करता है। ऐसे कुछ भी उसको बताओ तो स्वीकार नहीं कर लेता है, उसको जब परीक्षण प्रयोग कर लेता है तभी उसको स्वीकार करता है। तो उसकी ये अभिवृत्ति मानी जाएगी क्या? वैज्ञानिक अभिवृत्ति, सामान्य अभिवृत्ति, दोनों, या फिर ये सभी? तो ये वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानी जाएगी, जहाँ पे वो साइंटिफिकली जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है तभी उस चीज़ को वो मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। एक व्यक्ति की अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है कैसे? डायरी लेखन से, आत्मकथा से, दोनों से, बुद्धि परीक्षण से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों से, डायरी लेखन या आत्मकथा से पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन, 30 प्रश्न हमने फटाफट से देखे हैं। ये क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है। बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो टॉपिक वाइज तो फिर आप शिक्षण बाल विकास एवं मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।